नमस्कार। गीता यस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 66 है। हमने एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो लोग बीच से कूद के आ रहे हैं देखने के लिए वो ना देखें, वो पहली क्लास से देखें। पहली क्लास नहीं मिलेगी, क्लास 2 से मिलेगी। पहली क्लास में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, इसलिए वो थोड़ा उसमें ऑडियो की दिक्कत थी, इसलिए डिलीट कर दिया है। लेकिन क्लास 2 से मेजर चीज़ें शुरू हुई हैं। क्लास फर्स्ट में कुछ है नहीं ज़्यादा, बस ये समझाया है कि क्यों ज़रूरी है एथिक्स पढ़ना यूपीएससी में, क्यों एथिक्स यूपीएससी ने एथिक्स को इंट्रोड्यूस किया था इस पेपर को, बस उस पर बात हुई है। तो हमें समझना है आज कि एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में एथिकल स्टेटस के जो फैक्ट कारक है, यानी जिन कारकों से प्रशासन की नैतिक स्थिति प्रभावित होती है, उसको देखना है। खासकर हिस्टोरिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक फैक्टर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कुछ पर्सनालिटीज़ होंगी, उनके कोट्स होंगे, मूवीज़ होंगी, मतलब मूवीज़ के एग्जांपल होंगे, रिलीजियस टेक्स्ट होंगे। इनको आपको बस समझ लेना है, मतलब पढ़ लेना है, थरो रीडिंग। मेन चीज़ है आपको ये समझना कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिकल स्टेटस है, एडमिनिस्ट्रेशन में नैतिकता का जो स्तर है भी, उसके कारक कैसे प्रभावित करते हैं प्रशासन को, हमको वो देखना है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिकल स्टेटस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर क्या है, देखिए, किसी देश या समाज का इतिहास जो है उसके प्रशासन की नैतिकता को प्रभावित करता है, सीधी सी बात है। यानी पुरानी परंपराएं, आज़ादी का संग्राम और सामाजिक संघर्ष इसमें आएंगे हिस्टोरिकल फैक्टर में। जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे जो गांधी जी का अहिंसा, सत्याग्रह और जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो उस समय अहिंसक था। तो ये विरासत जो है गांधी जी की आज बहुत सारे देशों ने अपनाया है। भारत देश को तो वो उनकी विरासत मिली हुई है। आज आप देखेंगे सड़कों पे जो प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रशासन आपको बाकायदा लिखित में आप ऑर्डर दे लेते हैं कि हमें अनुमति दीजिए कि हमें प्रोटेस्ट करना है इस फला फला इलाके में। तो आपको अनुमति मिलती है, एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के बीच में आप जाके शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहले नहीं था, ये विरासत में मिला है गांधी जी की वजह से, और इसी चीज़ को बहुत सारे देशों ने अपनाया है, ठीक है। तो ये है हिस्टोरिकल फैक्टर, कैसे नैतिकता को प्रभावित करता है ये प्रशासन में। तो वही सारे एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए। भारत में गांधी जी का सत्याग्रह, अहिंसा और का इतिहास जो है प्रशासन को नैतिकता की सीख देगा। गांधी जी के कोट है, एग्जाम्पल है, ये सारी एग्जाम्पल है। मूवीज़ का एग्जाम्पल है, गांधी जी का जो मूवी है, गांधी मूवी आई है, उसका एग्जाम्पल है। भगवत गीता के कोट्स हैं, कुछ न्यूज़ एग्जाम्पल्स के, न्यूज़ कटिंग के एग्जाम्पल है। जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें कुछ आया हो तो उसका एग्जाम्पल है, आपको बस पढ़ लेना है। सोशल फैक्टर क्या है, देखिए, समाज की विविधता यानी डाइवर्सिटी, जाति, धर्म, शिक्षा का स्तर और सांस्कृतिक मूल्य प्रशासन के नैतिक रवैयों को प्रभावित करता है। जितना डाइवर्स कल्चर है, जितना डाइवर्स लोग हैं, अगर उस हिसाब से प्रशासन उस तरीके से बेहतर रवैया करे, यानी डाइवर्सिटी का सम्मान करे, जातिवाद पे फोकस ना करे, धर्म के आधार पर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट ना करे, तो प्रशासन की नैतिकता बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। इसीलिए हमारा जो देश है सेकुलर माना गया है, और डिक्लेयर किया है हमने कि हमारा देश जो है सेकुलर देश है, यानी पंथनिरपेक्ष देश है हमारा। प्रीएम्बल में देखने को मिल जाएगा आपको फंडामेंटल राइट। आप जब पढ़ेंगे तो आर्टिकल 12 से 32 35 तक आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी फंडामेंटल राइट्स में। उसमें रिलीजियस फ्रीडम के बारे में है, आपके फंडामेंटल राइट्स के हैं, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच केवल एक वर्ग को तो नहीं दिया गया है, सबको दिया गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है। तो इससे प्रशासन की नैतिकता मजबूत होती है। एग्जाम्पल है वही, आगे एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, आर्टिकल 15 जो मूवी है उसका, गुरुमुखी का, और न्यूज़पेपर जो है उनके एग्जाम्पल्स हैं। अब लीगल फैक्टर्स क्या है इसमें, देखिए, संविधान, कानून, न्यायपालिका के आदेश और नियम जो है प्रशासन की नैतिकता के आधार होते हैं। मतलब ये नियम बनाएंगे कि आपको कैसे स्ट्रक्चरली चलना है, और वही नैतिकता भी बनती है। यानी संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कर्तव्य स्पष्ट है एकदम, बिल्कुल
तो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने कहा था कि कानून से बड़ा कोई प्रहरी नहीं होगा, यानी रूल ऑफ द लॉ। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है कि राजनीतिक दबाव, सत्ता का संघर्ष और दलों की नीतियाँ प्रशासन के नैतिक व्यवहार को प्रभावित करती ही करती हैं। अगर कोई पॉलिटिकल प्रेशर दे रहा है गलत काम के लिए तो नैतिकता प्रभावित होंगी, नैतिक व्यवहार प्रभावित होगा। अगर बेहतर तरीके से करने की कोशिश की जा रही है सारी चीज़ें तो बेहतर होगा। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वे में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो नेगेटिव वे में होगा ही सारी। यानी राजनीतिक हस्तक्षेप से अफसरशाही निष्पक्षता खो भी सकते हैं। अगर हस्तक्षेप नहीं है तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। एक मूवी है राजनीति, अगर रिकमेंड करता हूँ ज़रूर देखिए अगर इस चीज़ को समझना है तो और अच्छे से, क्योंकि आपको एग्जाम्पल लिखने होंगे। जितना डाइवर्स एग्जाम्पल्स होंगे, जितना डाइवर्स आपका आंसर होगा, उतना चांस बनता है कि नंबर अच्छे मिलेंगे। और मौलिक लिखना, रटे रटाया उत्तर लिखने से दिक्कत होती है। इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक स्थिति, बजट, संसाधनों की उपलब्धता प्रशासन की कार्य प्रणाली और नैतिकता को प्रभावित करती है। आपके पास बजट नहीं है तो क्या होगा, प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट को देख लीजिए, अब कुछ लोगों का ये आरोप रहता है कि पुलिस की जो सैलरी है वो कम है, इसलिए वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है, करप्शन कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं। और भी डिपार्टमेंट में ऐसा होता है। तो यही बताया गया कि कैसे नैतिकता प्रभावित हो जाती है आपके आर्थिक बजट से, आर्थिक स्थिति से, आर्थिक बजट से, संसाधनों की उपलब्धता से। कम है तो दिक्कत ज़्यादा होगी। अगर संसाधन बहुत ज़्यादा है, ओवरफ्लो है, बहुत ज़्यादा है, तो चांस है कि अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 5 लाख है, 10 लाख है, चांस कम होगा कि आप भ्रष्ट होंगे। संतुष्ट हैं आप उन सब चीज़ों से। तो यही बताया गया, यानी गरीब संसाधन होने पर भ्रष्टाचार बढ़ सकता है और सेवाएं प्रभावित होंगी। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था ना कि आर्थिक सुधार नैतिक प्रशासन की नींव है। आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने होंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म पे बहुत ज़्यादा जोर देते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसको समझना है कि कैसे गरीबी आपकी नैतिकता को प्रभावित कर देती है, आपके व्यक्तिगत स्तर पे, प्रशासन के स्तर पे। तो स्लम डॉग मिलियनर करके एक मूवी है, वो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें समझने के लिए। तो हिस्टोरिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे फैक्टर्स प्रशासन में और आपके व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता को मजबूती देते हैं। अगर पॉजिटिव रहा तो, नेगेटिव वे में जाएगा तो आपकी जड़ हिल जाएगी, ठीक है। तो अगर किसी देश की स्थिति भी देखनी हो ना तो आपको हिस्टोरिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर देखने होंगे कि जो देश बना है उसका बुनियाद क्या है, यानी हिस्टोरिकल एंगल क्या है, क्या रही है उसकी हिस्ट्री। किसी भी देश को समझना हो, उसका नेचर समझना हो, उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका लीगल स्ट्रक्चर कैसा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। इससे आप सीधे, ये एक तरीके का लिटमस पेपर है किसी भी देश को, कह सकते हैं कि परखने के लिए आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे इंडेक्सेस निकलते हैं तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि देश की हालत क्या है। हिस्टोरिकल में इतिहास और परंपराएं देखेंगे, सोशल में आप समाज की विविधता देखेंगे, जाति देखेंगे, धर्म देखेंगे, कितने डाइवर्स कंट्री है वो। और डाइवर्स होते हुए भी अगर स्टेबल है तो कैसे स्टेबल किया गया है, लीगल सिस्टम क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सत्ता का संघर्ष ज़्यादा है या पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। आर्थिक संसाधन कितने हैं, बजट कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें। यानी प्रशासन की नैतिकता सिर्फ अफसरों की व्यक्तिगत ईमानदारी पर नहीं होगी, बल्कि ये सभी हिस्टोरिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कारक सब पे डिपेंड करेगा। तो ये सब मिलकर एक मजबूत प्रशासन या कमज़ोर प्रशासन की नींव है। मतलब बेहतर करेंगे तो मजबूत प्रशासन बनेगा, और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो प्रशासन कमज़ोर रहेगा। अब हमें ये समझना है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आम नैतिक समस्याएं क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाएंगे, सोशल में भी जाएंगे, लीगल में भी जाएंगे और पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर दोनों देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। हमें भारतीय प्रशासन में आम नैतिक समस्याएं देखनी है, जर्नल एथिकल इशूज देखने हैं। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स से जुड़ी नैतिक समस्याएं क्या है, देखिए भारत का लंबा इतिहास
अंग्रेजों का शासन और विभाजन की पीड़ा अभी भी प्रशासन में प्रभाव डालती है। भ्रष्टाचार, असमानता के पुराने जड़ जो है पुराने इतिहास से जुड़े हुए हैं अभी भी। आप देखेंगे कि करप्शन जो है पहले चलता था, विरासत में चलता चला आया। असमानता, डिस्क्रिमिनेशन जो जाति को लेके, धर्म के लेके पहले था, वो आज विरासत में मिलता चला आया है। ये हमारी समस्याएं हैं। मतलब ब्रिटिश काल के नौकरशाही सिस्टम की जड़ें जो है आज की भी कई मामलों में बाधा डाल दे देगी। आप देखेंगे ब्रिटिश काल के बहुत सारे कानून अभी भी चल रहे हैं, जिनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक लगान मूवी है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश शासन और भारतीय जनता के संघर्ष उसमें आपको देखने को मिलेगा, और प्रशासनिक अन्याय भी देखने को मिलेंगे। अगर आप लगान मूवी नहीं देखी है तो देख सकते हैं समझने के लिए। मतलब आप लोग ने ये मूवी देखी होगी इंटरटेनमेंट के लिए देखी होगी, लेकिन जब ये सब पढ़ेंगे, अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद अगर उसको देखेंगे वापस से, तो मूवी तो वही रहेगी, लेकिन देखने का तरीका बदल जाएगा थोड़ा। सोशल फैक्टर से जुड़ी हुई नैतिक समस्याएं क्या है? देखिए, जातिवाद, धार्मिक असहिष्णुता, लिंग भेदभाव, ये समस्याएं जो है सामाजिक समस्याएं प्रशासन में पक्षपात और भेदभाव को जन्म दे देती है। ये भी हिस्टोरिकल ही है। जातिवाद हिस्ट्री से है, हमें विरासत में आई है। धार्मिक असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, विरासत से ही आई है। भारत की आज़ादी के पहले भी था और आज भी चल रहा है। लिंग भेदभाव आज भी है। महिलाओं को जो है उचित 50-50 का जो है सम्मान नहीं मिलता है। मतलब कि आप कोई भी वर्ग, मान लीजिए कोई एक्स डिपार्टमेंट है और उसमें अधिकांश जो है पुरुष दिखेंगे, इक्का दुक्का महिलाएं दिख जाएंगी। होना क्या चाहिए? जितनी महिलाएं उतने पुरुष, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वर्क का भी, सारी चीज़ों का। तो लिंग भेदभाव है। ये सारी समस्याएं आज भी प्रशासन में है। ये एथिकल इशू है। दलित के अधिकार हो गए, महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे मुद्दे हो गए, अभी भी प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई है। अगर ये चुनौती नहीं बनी होती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग क्यों दिखते हैं हमें इतिहास में, क्यों होते ये? आज भी हमें आरक्षण देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसको समझने के लिए आर्टिकल 15 जैसी मूवी आप देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पे आप कोट करेंगे आंसर राइटिंग में। लीगल फैक्टर से जुड़ी हुई क्या समस्या है? कानूनों का ठीक से पालन नहीं होना। बहुत सारे मामले जो है लंबित रहना, हमेशा विलंब होता है। और भ्रष्ट न्यायपालिका की समस्या। आपने देखा होगा अभी राष्ट्रपति ने द्रौपदी मुर्मू ने क्या बोला था कि ब्लैक कोट सिंड्रोम से जुडिशरी ग्रसित है। ब्लैक कोट सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो मामलों, कुछ हो सकते हैं ऑनेस्ट लॉयर हो, लेकिन अधिकांश लॉयर क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट को डिले करते हैं, तारीख पे तारीख दिलाएंगे, उनसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे ज़्यादातर। ये ब्लैक कोट सिंड्रोम कहा जाता है इसको, कि जो लॉयर जो है ब्लैक कोट सिंड्रोम से ग्रसित है। मतलब अपना वर्चस्व साबित करने के लिए, सामने वाले को छोटा दिखाने के लिए ये ब्लैक कोट सिंड्रोम से ग्रसित है, यानी बीमार लोग हैं ये दिमागी तौर पे। ये देश की राष्ट्रपति बोल रही हैं। मामलों को लंबित करने के लिए, उनको देर तक घसीटने के लिए जानबूझ के तारीख पे तारीख लेने की कोशिश करते हैं। जब मामले को तुरंत ठीक किया जा सकता है तो उसको ठीक न करने के बजाय उसको डिले करते हैं। ये ब्लैक कोट सिंड्रोम है ये। तो हमारा जुडिशरी जो है ब्लैक कोट सिंड्रोम से ग्रसित है। तो ये भी समस्या है प्रशासन के सामने। इसको समझने के लिए पिंक मूवी देख सकते हैं, जिसमें कानूनी जागरूकता और नैतिक न्याय की बात करता है। ये पॉलिटिकल फैक्टर क्या है, उससे जुड़ी नैतिक समस्या क्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप, सत्ता के लिए भ्रष्टाचार और अफसरशाही में लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। कई बार राजनीतिक दबाव के कारण जो है सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी होती है। ये भी प्रशासन के सामने एक चुनौती है, एथिकल इशू बना रहता है हमेशा। तो राजनीति मूवी अगर नहीं देखी तो देखिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल आप अपने आंसर राइटिंग में कोट करना है आपको। आंसर में वही नाम लिखने होते हैं जो ज़्यादा डिबेटेबल ना हो।
कोई ऐसे पर्सनालिटी का नाम लिख दिया है जिस पे सरकार ने खुद ही केस लगाया हुआ है, केस एनएसए के थ्रू केस लगा हुआ है, उसी का नाम लिख दिया कि आज तो बहुत बेहतर व्यक्ति है, इन्होंने ये किया। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि गवर्नमेंट लिख रही है कि एनएसए लगा हुआ है और आप जो है इनको बढ़िया दिखा रहे हैं। तो आंसर में ऐसे नाम नहीं लिख सकते आप। आंसर में वही नाम लिखना होगा जो डिबेटेबल नहीं है ज़्यादा। भारत सरकार ने खुद ही सम्मान दे रखा हो, ऐसे ऐसे नाम लेके लिख दीजिए। इकोनॉमिक फैक्टर से जुड़ी हुई समस्या क्या है? आर्थिक असमानता, भ्रष्टाचार, संसाधनों का गलत उपयोग और विकास में अनियमितताएं। आर्थिक असमानता, किसी की सैलरी बहुत ज़्यादा है, किसी की सैलरी बहुत कम है, किसी की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कोई झोपड़े में रहता है, ये सारी समस्या है। तो विकास योजनाओं में काले धन और रिश्वतखोरी की समस्या। इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह बार बार कहते थे ना कि आर्थिक सुधार से ही प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। आर्थिक सुधार करो, आर्थिक सुधार करो, इकोनॉमिक रिफॉर्म चिल्लाते चिल्लाते वो चले गए। तो हिस्टोरिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या समस्या है, एथिकल इशू है, सारी चीज़ें आपने समझ ली है। तो भारतीय प्रशासन में नैतिक समस्या बहुत गहरे और व्यापक हैं। तो ये इतिहास, समाज, कानून, राजनीति और आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। तो इन समस्याओं को समझना और सुधारना ही अच्छे प्रशासन की दिशा होगी। अब इसका एनालिटिकल पार्ट आपको खुद करना है, करना नहीं है, किया हुआ है मैंने पहले से ही, आपको बस पढ़ लेना है। क्योंकि ये जो एनालिटिकल पार्ट होता है ये आपको खुद करना होता है, आपको खुद समझना होता है कि क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, आपको बस पढ़ना है, उसको थरो रीडिंग लगानी है और आगे बढ़ जाना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हमको ये समझना है कि भारतीय प्रशासन में सुधार के प्रयास क्या है। अब हमको ये समझना है कि भारतीय प्रशासन में सुधार के प्रयास क्या है। एफर्ट्स ऑफ द रिफॉर्म इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये कैसे जुड़े हैं, इनके विभिन्न फैक्टर भी देखेंगे। हिस्टोरिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सारे, इन सारी चीज़ों के देखिए भारतीय प्रशासन में सुधार के प्रयास कैसे हुए, क्या हुआ है। अंग्रेजों के शासनकाल के बाद आज़ाद भारत ने अपने प्रशासन को बदलने के लिए कई बहुत ज़्यादा सुधार किए थे। कैसे? यूपीएससी यानी केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना की, जन सेवा की प्राथमिकता बढ़ाना था उनको, ठीक है। इसलिए यूपीएससी को रिफॉर्म करके इन्होंने यूपीएससी बनाया। सॉरी, इसको पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे ये था, यूपीएससी नाम नहीं था, लेकिन अब इसको आज़ाद भारत में यूपीएससी नाम दिया गया। इसमें सुधार किया गया ताकि जनता से संवाद बन सके। जो उच्च अधिकारी है, जो यूपीएससी में जो डीएम होता है मेन, उसका जनता से इंटरेक्शन हो और उनकी बात ऊपर सत्ता में बताई जा सके, इसलिए यूपीएससी को इंट्रोड्यूस किया, बेहतर किया, रिफॉर्म किया। प्रमुख प्रयास क्या क्या थे? लोकपाल, लोकायुक्त की स्थापना, यानी भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये हमने प्रयास किए थे। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि इतिहास से ही करप्शन, भ्रष्टाचार चले आ रहे थे, हम उसको सुधारेंगे। ये एक बेहतर प्रयास दिखता है, मतलब प्रयास कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये सारी प्रयास दिख रहे हैं कि लोकपाल है, लोकायुक्त की स्थापना है, ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। अब ऐसे ऐसे पर्सनल, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कोट है, मूवी का एग्जाम्पल है, भगवत गीता के एग्जाम्पल है। इसमें आपको पढ़ लेना है, इसको मेन चीज़ आपको समझना है, कोर चीज़ समझनी है। एग्जाम्पल नीचे लिखे हुए हैं, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ लेंगे। सोशल फैक्टर में क्या है? देखिए, जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को दूर करने के लिए प्रशासन में सुधार किए गए। कैसे किए गए? कैसे सुधार किए गए? आरक्षण की नीतियाँ लाई गई, रिजर्वेशन पॉलिसीज लाई गई, महिला को की सशक्तिकरण के लिए 1/3 रिजर्वेशन किया गया, ऐसे रिफॉर्म किए गए। यानी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है और सभी वर्गों को समान सेवा देनी है, ये सारी चीज़ें की गई। लीगल फैक्टर में क्या किया गया कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, कि न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, भ्रष्टाचार रोकने और जनता को न्याय दिलाने के लिए कई कानून बन गए, ठीक है। जैसे कई कानून कैसे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट बना,
ये लीगल फैक्टर है रिफॉर्म के एंगल से। पॉलिटिकल फैक्टर, लोकतंत्र को मजबूत करने, प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सुधार किए गए। कैसे? मिशन 2022 में जैसे भ्रष्टाचार रोधी अभियान चलाना, चुनाव आयोग की सुधार करना, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म करना, ये सारी चीज़ें की गई। इस नाम से चल रहा था मिशन 2022। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? आर्थिक विकास के लिए प्रशासन को प्रभावी, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त करना। ये कैसे करना मुक्त? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारी चीज़ें की गई। आज आप देखते होंगे ना कि एक आप गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट जो ग्राहक है उसके ग्राहक मतलब सिटीजन के अकाउंट में पैसे भेज देती है, डायरेक्ट डीबीटी। तो ये रिफॉर्म किया गया। तो हिस्टोरिकल में लोकपाल, यूपीएससी, स्वतंत्रता के बाद सुधार हुए। सोशल में आरक्षण, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय हुआ। और लीगल में राइट, आरटीआई, विसल ब्लोअर और जुडिशरी को स्वतंत्र रखा गया। पॉलिटिकल में मिशन 2022, चुनाव आयोग का सुधार और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई। इकोनॉमिक में क्या किया गया? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। ये सारे रिफॉर्म हुए। तो अब हमको ये समझना है इस रिफॉर्म के ही क्रम में आगे कि इंडिविजुअल लेवल पे रिफॉर्म और सिस्टम के लेवल पे रिफॉर्म, ये इस चीज़ को समझना है। देखिए, सिस्टम के लेवल पे सुधार का मतलब ये है कि ये वे सुधार हैं जो प्रशासन, सरकार या संस्था के नियम, कानून, प्रक्रियाओं और ढांचे में किए जाते हैं। समझ में आया? उदाहरण के लिए आरटीआई कानून बनाना ताकि जनता को जानकारी मिले। डिजिटल इंडिया जैसे पहल जिससे सरकारी कामकाज जो है तेज और पारदर्शी हो जाए, ये सारी चीज़ें। और इंडिविजुअल लेवल पर यानी व्यक्ति के लेवल पर, व्यक्ति के स्तर पर सुधार हर उस व्यक्ति के भीतर हो। यह सुधार हर उस व्यक्ति के भीतर होता है जो प्रशासन या सरकारी सेवा में काम करता है। यह सुधार उनके व्यवहार, नैतिकता, जिम्मेदारी, कार्यशैली और सोच से जुड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए, एक सरकारी कर्मचारी का ईमानदार, निष्ठावान और जनता के प्रति संवेदनशील होना, सेंसिटिव होना, भ्रष्टाचार से बचना, नियमों का पालन करना, जनता की सेवा में समर्पित रहना, ये इंडिविजुअल लेवल पर रिफॉर्म है। क्यों ज़रूरी है व्यक्ति के स्तर पर सुधार? इसलिए कि सिस्टम अच्छा हो, लेकिन अगर लोग उसमें भ्रष्ट, आलसी और गैर जिम्मेदार होंगे तो सुधार सफल नहीं होगा। एक अच्छा प्रशासन तभी बनता है जब हर कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे और नैतिक हो। तो एक कहानी से समझिए, राम एक सरकारी कर्मचारी है। वह नियमों का पालन करता है, जनता की बात ध्यान से सुनता है, बिना रिश्वत लिए काम पूरा करता है। जैसे राम जैसे कई कर्मचारी मिलकर पूरे सिस्टम को ईमानदार और प्रभावी बनाते हैं। यदि राम भ्रष्ट होता तो चाहे सिस्टम कितना भी अच्छा हो, जनता को लाभ नहीं मिलता। ये लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल लेवल पे क्यों रिफॉर्म ज़रूरी है। अगर आप अपने लेवल पे रिफॉर्म नहीं करेंगे तो कितना भी प्रशासन बढ़िया बन जाए, आपके भ्रष्ट होने से पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो जाएगा एक झटके में। तो सुधार सिर्फ बड़े सिस्टम में नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के मन, व्यवहार और सोच में भी होना ज़रूरी है, तभी प्रशासन सही मायने में जनता के लिए काम कर पाएगा। अब इसका एनालिटिकल पार्ट आपको खुद करना है, मतलब कर तो दिया है मैंने, आपको पढ़ लेना है इसको। एक थरो रीडिंग पूरा लगा लेंगे, क्यों, क्या, कैसे, समस्या क्या है, समाधान क्या है, सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये पूरा दिया हुआ है एग्जाम्पल, आपको केवल और केवल समझ लेना है। अब हमको ये देखना है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव क्या होता है, इसके सुलझाने के उपाय क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। स्क्रीन पे देखेंगे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। एक एग्जांपल से समझिए सीधा। देखिए, मान लीजिए राम एक सरकारी अधिकारी है, ठीक है।
राम एक सरकारी अधिकारी है, उसे अपनी बहन की कंपनी को सरकारी ठेका देना था। ठीक है, अगर राम बिना किसी जांच के ठेका देता है तो यह हितों का टकराव होगा। क्यों? क्योंकि उसके परिवार का लाभ होगा और जनता को नुकसान हो सकता है। तो राम ऐसी गलती नहीं करेगा। तो राम अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताएगा ताकि निष्पक्ष जांच हो। इससे राम का जो है हितों से टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। सीधी सी बात है, एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान लीजिए आप एक जज हैं, ठीक है, आप एक जज हैं। अब एक केस आता है, आपकी जो बेंच लगी है, आपकी बेंच पे एक केस आता है और वो केस होता है आपके बेटे का। आप पिता हैं, आपके बेटे का केस आ गया आपके सामने कि आपके बेटे ने जो है लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, इस पे केस लगा हुआ है, केस हुआ है, एफआईआर हुआ है। अब वही केस आपके सामने आ गया। अब ये आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, क्योंकि आप एक जज हैं और आपके सामने आप ही का बच्चा का केस चल रहा है और आप ही की बेंच पे चल रहा है। तो हो सकता है कि आप जो है थोड़ी ढिलाई कर दे। हो सकता है आप फाइन लगाएं या फिर जो जरूरी जो केस है, जिसका जो धाराएं लगी है उसके अकॉर्डिंग आप उसको सज़ा ना दें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। आपके बच्चे का जो है आप हित कर देंगे, अहित नहीं मतलब हित करेंगे। आप सोचेंगे कि मेरा बच्चा ठीक रहे। यहीं पे आपकी जिम्मेदारी आती है कि आप अपने बार काउंसिल को ये बताएं कि ये जो केस है, इस केस से मुझे हटाया जाए, क्योंकि इस केस में मेरा बच्चा इन्वॉल्व है। अगर मैं इस केस को देखता हूँ तो भविष्य में हो सकता है मेरे ऊपर ये आरोप लगे कि मैंने पक्षपात किया है, मैंने बेईमानी की है और अपने बच्चे को लीगल इम्यूनिटी देने की कोशिश करी है। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसको बोलते हैं। इस तरीके का जो मामला आता है तो इसको बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब अपने हित से आपका हित जुड़ जाता है उससे। आप हैं, आपका बच्चा है, एग्जाम्पल के लिए आप उसके फेवर में हो सकता है कि इसका फैसला सुना दें, लेकिन आप नहीं सुना रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, आप नहीं सुनाते। आप बार काउंसिल को बोलते हैं कि आप मुझे इस केस से हटाइए, ताकि जो फेयर जस्टिस है वो हो पाए। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसी में बहुत सारे मैंने एग्जांपल से समझा दिया है। तो अब एक लाइन में अगर बोलना होगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है जब किसी व्यक्ति या अधिकारी के दो या उससे ज़्यादा हित टकराते हैं, जिससे उसकी निष्पक्षता या ईमानदारी प्रभावित होती है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, देख लेना है आपको। कोट्स हैं बहुत सारे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, इन सब का कोट है। बहुत सारी फिल्मों का एग्जाम्पल है, जैसे गुरु, स्पेशल 26, पिंक। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें दिखता है आपको। मेन मुद्दा था आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझा देना, दिमाग में बैठ जाना चाहिए बात। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला मामला कब होता है आप देखेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल भगवत गीता में, जब अर्जुन अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच का संघर्ष का सामना करते हैं। देखेंगे महाभारत का टाइम है, महाभारत का जो युद्ध है वो होने वाला है। एक तरफ अर्जुन की टीम है, अर्जुन की सेना है, एक तरफ है दुर्योधन की सेना। अब सामने अर्जुन जो सारथी हैं कृष्ण, अर्जुन बोलते हैं कि कृष्ण से बोलते हैं कि हमें थोड़ा बीच में ले जाइए। तो मतलब एक सेना दूसरी सेना आमने सामने, उसके बीच में जाकर खड़े होकर वो देखते हैं अर्जुन कि यहाँ तो हमारे ही लोग हैं। वो भावुक होते हैं, मोह में पड़ना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एकदम सटीक एग्जांपल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, कि अर्जुन को अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत संबंधों के बीच का संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। वो तो चाहते हैं हार मान के धनुष छोड़ के कहते चलो अच्छा यार हम हार मानते हैं, आपके फेवर में गया मामला, यहाँ इनजस्टिस हो जाता। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी एग्जाम्पल है। आप अच्छे से अगर इसको एग्जाम्पल में कोट करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से एग्जाम्पल में। तो भगवान जो कृष्ण है वो समझाते हैं ना कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य में निष्पक्ष और समर्पित रहना चाहिए। ये अर्जुन को समझाते हैं उस वक्त। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, धनुष उठा के फिर शुरू हो जाते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एग्जाम्पल है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कई प्रकार हैं। व्यक्तिगत हित हो गया, पारिवारिक हित हो गया, आर्थिक हित हो सकता है, राजनीतिक हित हो सकते हैं, बहुत सारे हैं।
इंटरेस्ट हो सकते हैं। हमको समझना है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को सुलझाने के उपाय, हमें उपाय क्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे अच्छा एग्जांपल तो ये है कि डिस्क्लोजर। पहला डिस्क्लोज करना यानी हितों का खुलासा करना। जैसे मैंने ये बोला ना कि एक जज है, उसके बच्चे का केस आता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, तो उसने क्या किया, बार काउंसिल को बता दिया कि मुझे इस केस से हटाइए क्योंकि ये मामला मेरे ही बच्चे का है। और तो ये क्या किया, डिस्क्लोज किया, इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। उन्होंने बता दिया कि ये मामला मेरे खुद के बच्चे का है, मुझे हटाइए इस केस से, ताकि फेयर जस्टिस हो सके। इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर, हितों का खुलासा कर देना। यानी सरकारी कर्मचारी को बताना, एग्जाम्पल के लिए कि सरकारी कर्मचारी को बताना कि वो किसी कंपनी में निवेश करता है ताकि उसे उस कंपनी से संबंधित फैसलों से दूर रखा जा सके। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो और उसे उसी कर्मचारी का डिसीजन मेकिंग पावर दे दिया गया हो कि आप इस कंपनी के लिए डिसीजन लें, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। तो वो डिस्क्लोज करेगा ना कि मुझे हटाइए यहाँ से क्योंकि मैं खुद ही इन्वेस्टर हूँ यहाँ पे। ये तो अगर मैं यहाँ आप मुझे यहाँ का डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं और मैं खुद ही यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बने। तो ये बता देना कि मैं खुद यहाँ का इन्वेस्टर हूँ, मुझे यहाँ से हटाइए, डिस्क्लोज करना। विवाद वाले जो मामले होते हैं उससे खुद को अलग रखना, सीधा सा मतलब है विथड्रॉ कर लेना वहाँ से। जब कोई मामला ऐसा हो जिसमें हितों का टकराव हो तो व्यक्ति को उस फैसले या कार्य से दूर रहना चाहिए, मतलब डिस्क्लोज करके वहाँ से हट जाना चाहिए, उस पद से हट जाओ, तुरंत हट जाओ वहाँ से। उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए आपको हटना पड़ेगा उस पद से कि हट जाइए यहाँ पे क्योंकि हितों का टकराव हो रहा है यहाँ पे। यदि एग्जाम्पल के लिए, यदि अधिकारी की बहन की कंपनी को ठेका मिलना है तो अधिकारी उस निर्णय प्रक्रिया से, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से ही बाहर हट जाए ताकि फेयर डिसीजन लिया जा सके। ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचना। डिस्क्लोजर हो गया, विथड्रॉ हुआ, और स्ट्रिक्ट रूल एंड मॉनिटरिंग हो गया। सख्त नियम और निगरानी कैसा, ऐसा कानून और नियम बनाने जो हितों का जो टकराव है वो रुक जाए, समय समय पर निगरानी हो, जांच हो। कैसे, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे संस्थान जो भ्रष्टाचार और हितों के टकराव पर नजर रखते हैं। और एथिकल ट्रेनिंग देना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए एथिकल ट्रेनिंग देना, अधिकारियों और कर्मचारियों को नैतिक, ईमानदारी और हितों के टकराव के विषय पर ट्रेनिंग देना, जागरूकता बढ़ाना। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना, सही निर्णय और कार्य सार्वजनिक हो और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना, यानी समय समय पर सर्विलांस करते रहना। कोई केस आ रहा है, पता चला उसी के बच्चे का केस है तो ठीक करो उसको। किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पता चला वहीं का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वही जुड़ा हुआ है जो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस सबका सर्विलांस, निगरानी, मॉनिटरिंग सब करना पड़ेगा। तो इससे बचा जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से। अब बहुत सारे पर्सनालिटीज़ और उनके उद्धरण यानी कोट दिए हुए हैं। महात्मा गांधी का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और सबसे बढ़िया अब्राहम लिंकन का। मूवीज़ के एग्जांपल पिंक, राजनीति, अ वेडनेसडे मूवी अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए, 2018 में आई थी, और नैतिकता और जिम्मेदारी के बीच का संघर्ष दिखाया हुआ उसमें। आप देखेंगे कि एक बुजुर्ग आदमी जो है छत पे लगा रहता है और बहुत सारे कान में। ये मूवी देखिए, राजनीति देखिए, पिंक देखिए, अ वेडनेसडे देखिए। पिंक 2016 में आई थी, राजनीति 2010 में आई थी, अ वेडनेसडे 2008 में आई थी। ये देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। ये कहानी से एग्जांपल है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के सारे उपाय दिए गए हैं। तो अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एनालिटिकल पार्ट ये है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस पढ़ना है। लिखा हुआ है सारी चीज़ें, मैंने सारी चीज़ें दे दी है, आपको केवल पढ़ लेना है। ये आपका खुद से होमवर्क करने वाली चीज़ है, लेकिन ये पहले से दी हुई है, तो होमवर्क के रूप में आप केवल पढ़ लीजिए इसको। SW, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी जितनी चीज़ें थी एनालिटिकल पार्ट वो मैंने कर दिया, आपको पढ़ लेना है।
अब कल की क्लास में हम देखेंगे पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। धन्यवाद।